देखिए, आपको बताया गया एसी ब्रिज क्या होते हैं, आपको उनकी बैलेंस कंडीशन बताई गई। अब अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया कि अलग अलग तरीके से उन ब्रिजेस को बनाना शुरू किया। उनमें से पहला ब्रिज आता है मैक्सवेल्स एसी ब्रिज, इसको मैक्सवेल्स एलसी ब्रिज भी कहते हैं। इसमें होता क्या है ज़रा समझिएगा। इसमें इस ब्रिज में हम एल की वैल्यू निकालेंगे मेन, ठीक है, और सी यहाँ पर वेरिएबल होगा। तो इसको इस तरीके से लगाया जाता है, लेकिन बुक्स में ये चीज़ ये यहाँ भी लग सकती है, ठीक है, वेरिएबल इसकी वजह यहाँ ये भी हो सकता है, वेरिएबल कहीं भी कुछ हो सकता है, ठीक है। हाँ, मतलब एल कहीं भी लगाया जा सकता है, इसमें नहीं लगाया जाएगा, इसमें कहीं लगा सकते हैं, पहली बात तो ये है। और इसमें ये इसको भी कहीं लगा सकते हैं, इसको यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, एल के साथ नहीं लगाओगे, मतलब एल ये कहीं भी लग सकता है, तो डायग्राम चेंज हो सकता है, ठीक है। तो लिखिएगा इन मैक्सवेल्स एसी ब्रिज, इन मैक्सवेल्स एसी ब्रिज, ये एरो का मतलब होता है वेरिएबल। हेलो, वीडियो बना दिया, उसमें वो बना हुआ था एक हर स्टूडेंट समझे ये काहे बनाया था, ये हमने ऐसे ही बनाया था। लिखिए इन मैक्सवेल्स एसी ब्रिज द इंडक्टर्स आर ज्वाइंट एज शोन इन द फिगर। इंडक्टर ने लिखिए, इंडक्टर्स में लिखिए द इंडक्टर नहीं, इम्पीडेंसेस, द इम्पीडेंसेस, इंडक्टर लिख दो, ठीक है, इंडक्टर नहीं, इंडक्टर ना लिखिए, इम्पीडेंसेस लिखिए। इम्पीडेंस होगा ना, इस पूरे का एक इम्पीडेंस होगा। इम्पीडेंस रजिस्टर भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। द इम्पीडेंसेस आर ज्वाइंट एज शोन इन द फिगर। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? अब देखो ये डी क्या है, ये क्या है, सब आपको पढ़ाया जा चुका है। तो जब एग्जाम में आएगा तो पहले उसके बारे में लिखेंगे, हल्का सा डायग्राम के बारे में, ठीक है। लिखिए द बैलेंस इज ऑब्टेन्ड, द बैलेंस इज ऑब्टेन्ड by varying capacitance C, by varying कैपेसिटेंस सी। ऐसा करो तो इसको C4 मान लो। जानते हो क्यों इसलिए नहीं कर रहे हैं, मतलब फोर्थ ब्रांच में सब कुछ 4 है, इसलिए हमने माना है। ऐसा नहीं कि R4 मानने क्या माने, हमने जानबूझ के 4 माना जी, ये सब 4 ब्रांच है। क्या लिखा? वेरिंग कैपेसिटेंस सी, द इंडक्टेंस L इज मेजर्ड, द इंडक्टेंस is measured, L is measured in terms of known resistance and capacitance. known resistance and capacitance, known है ना, ये इसकी सबकी वैल्यू आपको मालूम है ना, L निकालना है आपको। अब देखिए ये आप जानते हैं, लिखिए we know that when AC bridge is balanced, then Z1 into Z4 is equal to Z2 into Z3। देखो ये आप जानते हैं कि अगर ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है, ये Z4 है, तो ये Z1 इंटू Z4 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3। ये आप प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है, प्रूफ नहीं है, बताया जा रहा है, यानी ये हमको पहले से मालूम है, ठीक है। ये डायग्राम बना दिया आपने, यानी Z1 इंटू Z4 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3, ये आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सुनिए Z1 क्या है, इस ब्रांच का जो इम्पीडेंस है वो आपने Z1 माना है, इस ब्रांच का इम्पीडेंस उसको आपने Z2 माना है, इस ब्रांच के इम्पीडेंस को आपने Z3 माना है, और इस ब्रांच के इम्पीडेंस को आपने Z4 माना है, ठीक है। तो आप Z1 Z2 Z4 निकालेंगे और उठा के वैल्यू यहाँ रख देंगे, बस काम खत्म, आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो Z1 निकालेंगे, हियर Z1 इज इक्वल टू, सावधान, देखो Z1 क्या है, इस ब्रांच का इम्पीडेंस है ना, ये ब्रांच कौन सी, LR सर्किट है ना, और LR सर्किट में L और R दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, और सीरीज में जुड़ते हैं तो उनके रेजिस्टेंसेस कैसे लिखे जाते हैं, R1 प्लस R2। तो Z1 को हम क्या ले सकते हैं, R1, और इसके रेजिस्टेंस को XL लिखा जाता था ना, और XL को हम क्या लिखते हैं, ओमेगा L, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है, J ओमेगा लिखा जाएगा, तो ये आएगा R1 प्लस J ओमेगा L। ये हो गया Z1 की वैल्यू, समझ बात आ रही नहीं आ रही है। अब जरा Z2 में आइए, Z2 में केवल रेजिस्टेंस है ना, तो Z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी,
R2 हो जाएगी। Z3 वाली ब्रांच में केवल R3 है, तो Z3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R3 हो जाएगी। अब Z4 वाला में देखिएगा, Z4 में ये दोनों पैरेलल में है ना, तो इसको लिखेंगे एंड 1/Z4 इज इक्वल टू 1/R4 प्लस 1/XC, XC लिखते हैं ना, C के कैपेसिटेंस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिखा जाता है। XC की वैल्यू क्या बताई गई थी, 1/ωc यानी 1/jωc, तो ये आ जाएगा 1/R4 प्लस 1/XC को 1/jωc, ये jωc ऊपर जाएगा तो आएगा 1/Z4 इज इक्वल टू, ये आएगा 1/R4 प्लस jωc। बहुत R1 R2 में कहीं कन्फ्यूजन ना हो, ध्यान रखिएगा, हमसे गलती होने के चांसेस बहुत रहती हैं। तो मैं R4 यहाँ एलसीएम लूँगा तो आएगा 1 प्लस jωc। अच्छा एक मिनट, C को C4 लिखोगे ना, यहाँ पर C को C ही लिखा रहने दें, क्या दिक्कत है, चलेगा, C को C लिखा रहने दो, कोई दिक्कत, एक ही तो है ना अकेला, तो लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, C लिख दो, तो ωc R4 हो जाएगा ना अपान R4, तो यानी Z4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Z4 की वैल्यू आएगी R4 अपान 1 प्लस jωc इंटू R4। तो Z1 Z2 Z3 सब निकल आया। तो आप लिखेंगे इन बैलेंस कंडीशन, लिखिए इन बैलेंस ब्रिज कंडीशन, नीचे लिखिए इन बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन, ये कंडीशन लिखा है। क्या होता है, Z1 इंटू Z4 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3, तो इन वैल्यू को उठा रख दिया जाए, ठीक है। तो डायग्राम की ज़रूरत तो हमको फ़िलहाल अब है नहीं, तो डायग्राम रब कर दें, डायग्राम की जो ज़रूरत थी वो काम ख़त्म। हमने क्या कहा कि L की प्लेस को रिप्लेस चेंज किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर R4 और C ये दोनों वेरिएबल थे, ये ध्यान रखिएगा। Z2 इंटू Z3, देखो ध्यान से, Z1 क्या है, R1 प्लस jωL इंटू Z4 क्या है, Z4 ये निकला है, कहाँ गया, ये R4 अपान 1 प्लस jωc R4 इज इक्वल टू Z2 क्या है R2, Z3 क्या है R3, तो यहाँ पर आएगा R2 इंटू R3, ठीक है। अब देखिए ऐसा करते हैं, जगह खाली कर लेते हैं, वहाँ जगह है कम, थोड़ा लेंदी प्रूफ तो नहीं होगा, लेकिन अब चूँकि रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट किए जाएंगे, हमको L की वैल्यू निकालनी है कुल मिला करके बस। अब देखो चूँकि हमको बैलेंस कंडीशन चाहिए, तो करंट फ्लो ना हो इसके लिए कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करने के लिए एक दो चीज़ें वेरिएबल दी गई हैं, ठीक है। देखो यहाँ लिखना शुरू कर रहे हैं, इसको ऐसे ले सकते हैं, R4 इंटू R1 प्लस jωL इज इक्वल टू R2 R3 इन ब्रैकेट 1 प्लस jωc इंटू R4 लिख सकते हैं, ब्रैकेट खोल दीजिएगा। तो R1 R4 प्लस jωL R4 इज इक्वल टू R2 R3 प्लस jωc इंटू R2 R3 R4। R1 R2 इसमें कहीं कन्फ्यूजन ना हो, ये देख लीजिएगा, कहीं गलती हमसे हो सकती है, पहले हम बता दे रहे हैं। अब दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। देखो रियल पार्ट्स यहाँ पर क्या है, R1 R4 इज इक्वल टू R2 R3, R1 R4 इज इक्वल टू R2 R3, या इसको लिख सकते हैं R1 अपान R2 इज इक्वल टू R3 अपान R4। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। अच्छा 2 का डाल दीजिए, 1 का कोई यूज़ तो हमने किया नहीं था, इसको 1 ही डाल दो ना। और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करिए, इमेजिनरी पार्ट J के साथ यहाँ पर क्या आ रहा है, ωL R4 आ रहा है,
और यहाँ क्या आ रहा है, जे क्यों लिख रहे हैं, ओमेगा सी R2 R3 R4, ओमेगा से ओमेगा कट गया, R4 से R4 कट गया, तो यहाँ L की वैल्यू आ जाएगी CR2 R3। क्वेश्चन नंबर 2 डाल दीजिए। तो ये जो इक्वेशन 1 और 2 है ना, यही बैलेंस कंडीशन कहलाती है ब्रिज की, ठीक है, मतलब मैक्सवेल ब्रिज की। तो नीचे लिखिए इक्वेशन 1 एंड 2, ये R1 4 T2 ये जो सी ना लिखिएगा, डायग्राम में जो वैल्यू निकले वही देखिएगा। देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 रिप्रेजेंट द कंडीशन फॉर ब्रिज बैलेंस, रिप्रेजेंट द कंडीशन फॉर ब्रिज बैलेंस। यहाँ कहीं ओमेगा आया हुआ है, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सोर्स की फ्रीक्वेंसी, यहाँ ओमेगा आया हुआ है, यानी ओमेगा से फ्री होता है, यानी सोर्स किसी भी फ्रीक्वेंसी का लगा दीजिए, ठीक है। एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है। जैसे इंडिया में एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इंडिया में एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वेरी गुड, 50 है, यूएस में शायद 60 है, ठीक है। तो ये ओमेगा से फ्री है। तो लिखिए इट इज़ क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, it is clear from equation 1 and 2 that these conditions are independent of frequency omega। अब देखिए यहाँ पर हमने दो वेरिएबल लगाए थे, एक R4 लगाया था, एक C लगाया था, ठीक है। तो R4 को एडजस्ट करके ये कंडीशन हम ला सकते हैं, ठीक है, और C को एडजस्ट करके ये कंडीशन ला सकते हैं। R4 को डिस्टर्ब करेंगे तो ये डिस्टर्ब नहीं होगा, इधर देखिए, और C को डिस्टर्ब करेंगे ये डिस्टर्ब नहीं होगा। तो नीचे लिखिएगा एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ R4 एंड C, एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ R4 एंड C, कंडीशन 1 एंड 2, कंडीशन 1 एंड 2 कैन बी सेटिस्फाइड, कैन बी सेटिस्फाइड। इन्हें अगर सेटिस्फाई करना है, मान लिया भाई आपने कहा यहाँ 1/2 आ रहा है, इधर देखिए यहाँ 1/2 आ रहा है, यहाँ 1 ही आ रहा है, तो बोले इसको चलो 2 कर दो, क्योंकि इसकी 2 करने से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बोले ये वैल्यू 20 आनी चाहिए, इतना मल्टीप्लाई 10 आ रहा है, बोले इसको C को 2 कर दो, C को चेंज करो, उसको 2 कर दो। यानी कि R4 को चेंज करने से ये इक्वेशन चेंज नहीं होगा, और C को चेंज करने से ये इक्वेशन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो लिख लीजिएगा एडजस्टमेंट ऑफ R4, adjustment of R4 does not upset the condition 2, कंडीशन 2 को अपसेट नहीं करेगा, does not upset the condition 2, ये कंडीशन 2 को अपसेट नहीं करेगा। and adjustment of C does not upset the condition 1, यानी एक दूसरे की कंडीशन को ये अपसेट भी नहीं करेगा। in the balance condition, in the balance condition of bridge, minimum or no sound is heard from detector, minimum or no sound is heard from detector, detector को ब्रैकेट में लिख दीजिएगा हेडफोन, ये हेडफोन होता है। अब आप ये जो डायग्राम बना हुआ था इसकी सहायता से कुछ और चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। हमने बताया है आपको कि क्या क्या चीज़ें फाइंड करेंगे। तो लिखिए पैरामीटर्स ऑफ मैक्सवेल एसी ब्रिज, या पैरामीटर्स ऑफ ब्रिज, या पैरामीटर्स ऑफ एसी ब्रिज, जो मन हो लिखो, सब ना एक साथ लिख देना कि मैक्सवेल भी लिख दिया, ब्रिज भी लिख दिया, एसी ब्रिज भी लिख दिया। पैरामीटर्स ऑफ एसी ब्रिज मतलब क्या क्या चीज़ें इससे आप निकाल सकते हैं। नंबर 1 इम्पीडेंस एंगल निकालने जा रहे हैं, नंबर 1 निकालने जा रहे हैं हम इम्पीडेंस एंगल। वैल्यू पीछे से आप लिखेंगे, यहाँ पर हमने रब कर दिया है। अब ये इम्पीडेंस एंगल क्या होता है मालूम है, कहाँ पर मिलेगा आपको इस डायग्राम में, इस डायग्राम में इम्पीडेंस एंगल कहाँ मिल रहा था, हाँ जी बोले ये हमको मालूम नहीं, हम भूल गए। R4 में इम्पीडेंस मिलेगा, LR सर्किट में मिलेगा जाकर के। आपकी ये वाली जो ब्रांच थी ये LR सर्किट थी ना, तो LR सर्किट में मिलेगा, ठीक है। तो लिखिएगा इन LR सर्किट, इन
एल आर सर्किट। इम्पीडेंस एंगल को फाई से लिखते हैं, तो टेन फाई इज इक्वल टू क्या आपको पढ़ाया गया है, ओमेगा एल अपान आर पढ़ाया गया है। आर बोले तो R1 मालूम है कि बताया जाए, ये मालूम है आपको, ओमेगा एल अपान R1, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 का इस्तेमाल करिए और वहाँ से वैल्यू उठाइए L और R1 की, बाई इक्वेशन 1 पुटिंग 1 and 2 पुटिंग L and R1 हियर, रखिए यहाँ पर tan phi इज इक्वल टू ओमेगा, एल की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, R2 R3 R2 R3 और R1 की वैल्यू क्या निकली थी, R1 क्या निकलेगा, R2 R3 अपान R4, R2 R3 अपान R2 R3 अपान R4, R4 ऊपर जाएगा तो आएगा ओमेगा C R2 R3 R4 अपान R2 R3, ये कैंसिल हो जाएगा तो आएगा ओमेगा C R4। ये आपका फेजर एंगल, सॉरी इम्पीडेंस एंगल निकल आया है, फाई बराबर tan इनवर्स ओमेगा C R4, ये इम्पीडेंस निकल आया, ठीक है। नेक्स्ट निकालने जा रहे हैं, नोट कर लिया, पावर फैक्टर। नेक्स्ट निकालने जा रहे हैं इससे हम पावर फैक्टर, सब में निकाले जाएंगे, ध्यान रखिएगा। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर नहीं, वहाँ नहीं मिलेगा आपको भाई, पावर फैक्टर नहीं मिलेगा, ये तो आपको इंटरमीडिएट मिलेगा, एसी सर्किट मिलेगा। क्या होता है पावर फैक्टर, नहीं मालूम। हमने जब पावर इन एसी सर्किट पढ़ा था तो वहाँ एक फार्मूला था पावर डिसिपेशन का, था वहाँ एक फार्मूला VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। कॉस फाई को कहा गया था पावर फैक्टर होता है, तो कॉस फाई पावर फैक्टर है, क्या है ये, कॉस फाई पावर फैक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर पावर फैक्टर हो जाएगा कॉस फाई, कॉस फाई। अब कॉस फाई निकलेगा कैसे, ये भी तो मालूम होना चाहिए। तो अभी हम आपको बता चुके हैं कि tan फाई की वैल्यू होती ओमेगा एल अपान R1, ये बताया ना हमने। तो अगर हम एक डायग्राम बना लें फाई, तो ये ओमेगा एल है, ये R1 है, और ये रिजल्टेंट होगा इनका, और रिजल्टेंट को यहाँ क्या माना गया है, Z1, और Z1 को हमने क्या वैल्यू लिखी है, R1 प्लस J ओमेगा एल, याद है। तो कॉस फाई क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो कॉस फाई यहाँ से निकलेगा R1 अपान R1 प्लस J ओमेगा एल। अब इक्वेशन 1 2 से R1 और L की वैल्यू रखिए, बाई इक्वेशन 1 and 2, बाई इक्वेशन 1 and 2 पुटिंग R1 and L हियर। हमने जानबूझ के रब नहीं किया है क्योंकि हमको यहाँ वैल्यू दिख रही है ना। तो cos फाई इज इक्वल टू क्या होगा, R1 की वैल्यू क्या निकली थी, ये निकली थी ना, R2 R3 अपान R4, R1 क्या था, R2 R3 अपान R4 प्लस J ओमेगा, और L की वैल्यू क्या थी, C R2 R3, याद है। ये वैल्यू हमने उठा के रख दी। कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो जाए, देख लेना, क्योंकि हम तो सब कुछ रब कर चुके हैं, कुछ यहाँ पर अच्छा हम गंदा लिखते भी हैं चूँकि, तो अपने आप वैल्यू हो जाती है। देखो R4 ले लिया एलसीएम यहाँ पर, है ना, तो ऊपर आएगा R2 R3 अपान R4, और यहाँ लिखेंगे तो आएगा R2 R3 प्लस J ओमेगा C R2 R3 अपान R4, R4 कट जाएगा, R2 R3 का मान लेके कैंसिल हो जाएगा ना। तो cos फाई की वैल्यू आएगी 1 अपान 1 प्लस J ओमेगा C, ये cos फाई आ गया। ओमेगा C R4, एक मिनट, यहाँ भी R4 भी तो आएगा, यहाँ पर जो हमने कह दिया तो आ गया, यहाँ R4 भी आएगा। इसे ये दिख रहा है अगर ओमेगा बढ़ेगा
ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का सोर्स होगा, इधर देखिए, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का सोर्स होगा तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा और पावर फैक्टर कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया था, लेकिन वहाँ हटाया गया था ना। अब यहाँ ये चीज़ मान के चल रहे हैं कि क्वालिटी फैक्टर आपने पढ़ा है। क्वालिटी फैक्टर, इसको क्यू फैक्टर भी कहते हैं, क्यू फैक्टर। तो लिखिए क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। इसको क्यू बराबर फॉर्मूला होता है ओमेगा एल अपॉन आर वन, ओमेगा एल अपॉन आर वन। वही बात, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल एंड आर वन, पुटिंग एल एंड आर वन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो Q बराबर ओमेगा, L की वैल्यू क्या निकली थी, J कहाँ लिखेंगे, L की वैल्यू क्या थी, C R2 R3, और R1 क्या था, R2 R3 अपान R4, यही था ना। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा, ओमेगा C R4। ये क्वालिटी फैक्टर हो गया। एक होता है डिसिपेशन फैक्टर, ये जेई वगैरह में पढ़ाया जाता है, इंटर में नहीं था। डिसिपेशन फैक्टर DF, ये फॉर्मूला इसका उल्टा होता है, R1 अपान ओमेगा एल, यानी कि 1 अपान क्वालिटी फैक्टर, तो ये 1 अपान ओमेगा C R4 हो जाएगा। तो ये आपका AC ब्रिज है, और AC ब्रिज मैक्सवेल का AC ब्रिज है। क्या होता है, क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे L निकाला जाता है, और वहाँ से कैसे पावर फैक्टर निकालेंगे, कैसे क्वालिटी फैक्टर निकालेंगे, कैसे आप इम्पीडेंस निकालेंगे, कैसे आप डिसिपेशन फैक्टर निकालेंगे, यही सब में निकालना है। ठीक है, इसके बाद और ब्रिजेज होंगे, तब तक एंजॉय करो भाई।